नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सुरक्षा सभा दिन भर चल रही है आज तक पर, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं उसके मद्देनजर सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। वैसे अफगानिस्तान में अगर पंजशीर को छोड़ दें तो पूरा अफगानिस्तान तालिबानी हो चुका है और अब आशंका यही है कि भारत को एक नहीं दो पाकिस्तान से निपटना पड़ सकता है। दरअसल तालिबान और पाकिस्तान के बीच गहरी सांठगांठ रही है और अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ने वाले जैश और लश्कर के आतंकियों का पीओके में स्वागत किया जाता है। ये आईएसआई के हुक्म पर तालिबान के साथ मिलकर लड़ने के लिए अफगानिस्तान गए थे और अब वहां जीत के बाद आईएसआई ने उन्हें वापस बुलाया। साफ है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक आईएसआई अपने आतंकी प्लान को अंजाम देने में जुटा है। सवाल उठता है कि क्या तालिबानी अफगानिस्तान एक और पाकिस्तान बन सकता है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हवा में अंधाधुंध गोलियां दागते इस आतंकियों को देख रहे हैं आप। ये तालिबानी है जो अफगानिस्तान से लौटकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आया है और पीओके में अफगानिस्तान में तालिबान को मिली जीत का जश्न मना रहा है। और अब मुबारकबाद दिए जाने की तस्वीर को देखिए। पीओके के रहने वाले उन आतंकवादियों का इस्तकबाल किया जा रहा है जो अफगानिस्तान में जीत दर्ज कर लौटे हैं। सोमवार को दर्जनों तालिबानी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पहुंचे। खासतौर पर अब्बासपुर, हजीरा और सिंसा जिलों में। यहां उन्होंने सफेद तालिबानी झंडों के साथ रैली निकाली। शहर में तालिबानी झंडे के साथ आतंकवादियों के इस रैली से लोग दहशत में थे। सड़कों पर इन आतंकियों ने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। अपने काफिले को आगे बढ़ाने के लिए वो आम लोगों की गाड़ियों को रोक रहे थे, उनकी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने इन्हें खुली छूट दे रखी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि पीओके में बने जिहादी ट्रेनिंग कैंप से पाकिस्तान ने सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकियों को नहीं भेजा, वो उन्हें अफगानिस्तान भी भेजता रहा है। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें तालिबान के साथ मिलकर अशरफ गनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ने को कहा था। अफगानिस्तान की जंग वो जीत चुके हैं और अब आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें वापस पीओके बुलाया है। उनके निशाने पर जम्मू कश्मीर है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीओके के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का यही सही वक्त नहीं है? तो ये है पाकिस्तान का मंसूबा जो कभी पूरा नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट सुशांत सरीन इस समय जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल जनरल कुलकर्णी, एक तरह से हम देखें तो एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग रहती है पाकिस्तान और तालिबान के बीच, और इस परिस्थिति में चूंकि तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पीओके से आतंकियों का पूरा जत्था साथ देने के लिए जाता है और उसके बाद वापस आता है तो उनका एक स्वागत समारोह किया जाता है। हम कितना बड़ा खतरा इस समय देख रहे हैं अगर जम्मू कश्मीर के इलाकों की हम देखें, जहां पर पिछले कुछ दिनों में हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुए हैं आतंक के हिसाब से? नमस्कार। इस पे कोई शक नहीं जो आप कह रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंक का सौदागर है। तालिबान पर्यायवाची है। पाकिस्तान आईएसआई ने तैयार किया है पूरा हक्कानी नेटवर्क, जिसकी जिम्मेवारी दी गई है अब काबुल की। गुलबुद्दीन हिकमतयार जो है हिज़्ब इस्लामी, जो पूरी की पूरी आतंकी फौज उसके लिए तैयार की गई, जो पिछली बार अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री बना। ऐसे हालात में अब जब पाकिस्तान को लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से तालिबान की सरकार बनने वाली है अफगानिस्तान के अंदर, और वो तालिबान जो पाकिस्तान का ही खड़ा किया हुआ है, उन्हीं के मदरसों में पला है, वहीं पे उसने इस आतंकी ट्रेनिंग पाई है, इस रेडिकलाइजेशन को उसने पूरा प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो
पाकिस्तान को मालूम है कि रिमोट कंट्रोल की सरकार उसकी अफगानिस्तान में चलने वाली है, और यही कारण है कि मसूद अजहर जो है वो कंधार में बरादर से मिलने के लिए गया। और ये जितने आतंकी हैं, पाकिस्तान को लग रहा है कि अब उनको ढकेला जाए। अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान ने हिज़्ब विलायत करके एक आतंकी संगठन खड़ा किया है, जिससे कि हिंदुस्तान के जितने भी वहां पे एसेट्स हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स है, पार्लियामेंट है, रास्ते हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस हैं, इनको किस तरीके से बर्बाद किया जाए और किस तरीके से भारत की छवि अफगानिस्तान के अंदर बर्बाद की जाए। तो ये पाकिस्तान की हर हमेशा मंशा रही है, स्ट्रैटेजिक डेप्थ इन पाकिस्तान। यही कारण है कि पाकिस्तान अब लग रहा है, और जिस प्रकार से तालिबान खान उनके जो प्रधानमंत्री हैं और जिस प्रकार से यहाँ पे महबूबा मुफ्ती आवाज उठा रही हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों आवाजें एक प्रकार की हैं। और उनका मानना यह है कि अब ये जो तालिबान फाइटर्स फ्री हो गए हैं, क्योंकि ये तालिबान फाइटर्स के पास क्या है, उनको दो ही चीजें मालूम है, या एक AK-47 या दूसरा मुल्ला बनना। तो मौलवी बनेंगे या AK-47 फायर करेंगे। तो इनको अब ढकेला जाएगा पाकिस्तान के द्वारा POK के अंदर, और POK से ढकेला जाएगा कश्मीर के अंदर। यह वाकई बहुत ही खतरनाक स्थिति है। लेकिन हम आदी हैं या आतंकी हैं, चाहे वो कहीं से भी आए, उनके साथ जिस प्रकार से हम आतंकियों को डील करते आए हैं उसी माफिक डील करेंगे। लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर भी कई एक ऐसी मंशाएं हैं जिनके जो सोच है वो तालिबान से मिलती है, चाहे वो केरला से लेकर के कश्मीर तक। तो इस ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिलने की, उसका तो वो क्लाउड 9 पर है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जो उसको चाहता था वो हो गया है। और जिस प्रकार से तालिबान को भी यूनाइटेड स्टेट्स मदद कर रहा है, जिस प्रकार से रूस, चीन, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की ही क्रिएशन को मदद कर रहा है, जिस प्रकार से नॉर्दर्न अलायंस को मदद नहीं मिल रही है, जिस प्रकार से वो तालिबान के दांत खट्टे करने के लिए लगा हुआ है, तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है पाकिस्तान सोच रहा है कि अभी ही ये मौका है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, ये तालिबान फाइटर्स को किसी प्रकार से कश्मीर के अंदर धकेला जाए। हमें वाकई चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा किसी प्रकार से पाकिस्तान की मंशा को बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलना चाहिए, और एंटी इंफिल्ट्रेशन ग्रिड को तैयार रखना पड़ेगा, और अंदरूनी मामले में भी अपने को सतर्क रहना पड़ेगा, और खासकर कम्युनिकेशन के मामले में, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं बातचीत करके हिंदुस्तान के अंदर भी खून खराबा करने की कोशिश करेंगे। सुशांत सरीन जी, इस बार एक ही चीज अलग, दो चीजें कह सकते हैं कि अलग नजर आ रही हैं पिछली बार के तालिबान से। वो ये कि इसके पास एक सोशल मीडिया ग्रुप है, पूरा एक रास्ता है सामने कि हमें एक नैरेटिव बनाना है अपने चारों तरफ जो बताए कि हम तालिबान पुराने वाले नहीं है, बल्कि हम तालिबान 2.0 हैं। दूसरी चीज ये कि कई लोग इसके पक्ष में बोलते हुए भी सुनाई दे जा रहे हैं, चाहे वो देश हो या इंडिविजुअल्स हो। लेकिन क्या तालिबान 2.0 जैसी चीज हो सकती है, या सिर्फ अपने आप को भुलावा देने जैसी चीज है ये? भाई, अगर आप, जिसे आप बोलते हो ना फेरी टेल्स, अगर आप फेरी टेल्स में बिलीव करते हो तो जरूर हो सकती है। असली जमीनी हकीकत तो इनकी बिल्कुल वही है जो पहले थी, और ये आपको अफगानिस्तान में अभी नजर आ रहा है। ये जितने इन्होंने वायदे किए हैं लोगों से, जितनी इन्होंने आश्वासन दिए हैं, वो सब मात्र टेलीविजन कैमराओं के लिए हैं। और क्योंकि पत्रकारिता वहां पर आजाद नहीं है। आप देखिए, पत्रकारिता जो थोड़ी बहुत आजाद थी अफगानिस्तान में, वो तो सारे पत्रकार भाग भाग के जा रहे हैं या उनकी जान खतरे में है वहां पर। तो पत्रकारिता वहां से कर कौन रहा है? वहां से तो कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तानी। वहां पर अब देखिए, अफगानिस्तान तालिबान के नीचे जो है वो पाकिस्तान की एक कॉलोनी बन चुकी है, और पाकिस्तान के पत्रकार ही जाकर के वहां पर सारा प्रचार कर रहे हैं। और वो जो प्रचार कर रहे हैं वो वही प्रचार है जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज उनसे करवाना चाह रही है। अब आप इस पस मंजर में अगर आप देखें तो आपको बाकी बातें सारी समझ में आ जाएंगी कि क्या ये असली में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये तो आपकी बात ठीक है कि एक तरफ सोशल मीडिया और जिस तरीके से इनका जो प्रचार विभाग है, और वो बहुत उम्दा काम करता है, ये तो आपको उनको देना पड़ेगा। उन्होंने सारी दुनिया में बहुत सारे लोगों को टोपी पहनाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि टोपी भी उन्हीं लोगों ने ज्यादा पहनी है जो वो टोपी पहनना चाहते थे। वो तबका आपको भारत में भी नजर आता है, जिसको आप बहुत लिबरल तबका आप मानते हैं, जो हर तरीके की इस तरीके की दहशतगर्दी जो होता है उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढता है। ये तबका सिर्फ भारत में नहीं है, ये अमेरिका में भी है, ये यूरोप में भी है, दुनिया के तमाम जगहों पे है।
और एक तीसरा तबका वो है जैसे चीन और रूस और इस तरीके के जो देश हैं जिनकी अपनी जो सामरिक जरूरतें हैं वो ये उनसे बुलवा रही हैं कि ये तालिबान बदल गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि चाहे वो औरतों को लेकर के हो, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको लेकर के हो, या वो ये जो लोग पिछली सरकार के साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने आम माफी तो दी है लेकिन छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में उनका कत्ल भी हो रहा है, उनकी लिस्टें बन रही हैं, अगर वो ना मिले तो उनके परिवार को मारा जा रहा है। तो बाकी तमाम चीजें जो हैं इनकी वो वही हैं जो 1990 के दशक में हमने तालिबान की देखी थी। कोई बदलाव नहीं है। आतंक का सहारा भी ये उसी तरीके से ले रहे हैं। और लेकिन ये आतंक का जो खेल है ये भारत पे तो जो होगा सो होगा, वो तो हम जानते हैं। और जनरल साहब ने सही बात बोली, मैं तो उससे एक दो कदम आगे बढ़ के और भी बोलूंगा कि एक तो जो हमारी आंतरिक सुरक्षा की जो ग्रिड है उसको जरूर मजबूत करना है। जो एंटी टेररिज्म सारा का सारा नेटवर्क और इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ जो इस सरकार ने एक पहल की थी बालाकोट पे हमला करके या सर्जिकल स्ट्राइक्स करके, मेरे ख्याल वो जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा बढ़ाने की हमारे को जरूरत है। और फिर ये नहीं कि एक हमला करके आप रुक जाए, ये फिर आपको लगातार करते रहना पड़ेगा जब तक पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो। तीसरी चीज ये कि हमको ये जरूर समझना चाहिए कि अफगानिस्तान से भारत के ऊपर आतंकवाद सिर्फ पाकिस्तान के जरिए आएगा। हमारा दुश्मन था, है और रहेगा पाकिस्तान। हमारा जो चैलेंज है वो पाकिस्तान को जो है सबक सिखाना है। अफगानिस्तान या तालिबान जो है ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारे लिए इशू पाकिस्तान है और रहेगा। इसको हमारे को टैकल करने की जरूरत है। मेरे ख्याल उस पर हमारे को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और फाइनली मैं श्वेता आपसे ये कहूंगा कि देखिए ये जो आतंकवाद का बाजार है ये तो अभी गर्म होना शुरू हुआ है। भारत में तो जो होगा सो होगा, लेकिन इसकी लपटें जो हैं पाकिस्तान को भी अपने अंदर लेंगी, ये ईरान में भी जाएंगी और ये रूस में भी जाएंगी। ये रूसी अभी अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहे हैं ना। अभी आप देखिए कि इनके साथ क्या हशर होता है। पाकिस्तानियों को तो अभी उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। अब बोला कि जी टीटीपी जो है वो तो अफगानिस्तान में है ही नहीं। अभी उनके जो बयानात आए हैं, टीटीपी तो है ही नहीं अफगानिस्तान में। और टीटीपी जो पाकिस्तान को के तालिबान है, जब आपने उनका वजूद मानने से इनकार कर दिया तो फिर आप एक्शन क्यों लेंगे उनके खिलाफ? उसके बाद जो कुछ होगा ये पाकिस्तान ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, तो वो तो इसका खामियाजा भरेंगे। लेकिन हमारे ऊपर जो थोपेंगे, मेरे ख्याल हमको वापस इनके ऊपर वार करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ डिफेंसिव रहे, रक्षात्मक रूप हमने अडॉप्ट किया जो 30 साल से हम करते आए हैं, तो फिर हम ये नहीं संभाल पाएंगे। जी, पाकिस्तान से जो बयान आ रहे हैं वो अफगानिस्तान को लेकर और तालिबान को लेकर अपने रुख को परखने के लिए मजबूर जरूर करते हैं। जनरल गुरमीत सिंह, मैं आपके पास भी आऊंगी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जुड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आज के हालात में हम जिस तरह से अफगानिस्तान को देख रहे हैं, भले ही हम ये कहें कि एक सरकार तालिबान की नहीं बनी है वहां पर, तालिबान अपनी तरफ से भले मंत्रियों का ऐलान कर दे लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी तालिबान एक ऐसी हकीकत है कि तालिबान लेड अफगानिस्तान आज की सच्चाई समझ में आ रही है, बस कुछ दिनों की बात रह गई है। ऐसे में क्या भारत का रुख होना चाहिए? क्या हमें उनसे संबंध रखने चाहिए? क्या हमें एक पूर्वाग्रह रखना चाहिए कि नहीं तालिबान तो इसी तरीके से करेगा? हमें किस तरीके से भारत को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि पूरा विश्व जो है हमारी मर्जी से अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करेगा, ऐसा मान लेना बहुत समझदारी की बात नहीं है। हमको तो बहुत बहुत गहराई से दो बातें समझनी होंगी कि वहाँ जो हुआ है वो अब किस दिशा में जा रहा है। उसके कुछ हम लोगों को कुछ अनुभव है, कुछ अंदाजा है कि वो किस दिशा में जाएगा। तो अगर अभी आज हम कह दें कि हमारे संबंध होने चाहिए और हमारे संबंध हो सकते हैं, तो वो उचित नहीं होगा। पहले देख लें, समझ लें, परख लें, उसके बाद हम अपना निर्णय लें।
लेकिन मेरे लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऐसा क्या हो गया, हमारी नीति में कौन सी कमी रह गई कि जो भी हमारे पुराने मित्र हैं आसपास पड़ोस में, जिसमें रूस भी है, उसमें और देश भी हैं, उनकी जो भी प्रतिक्रियाएं रही या जो भी उनके रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस रहे, वो हमसे क्यों अलग हो गए? ऐसा क्यों लगा कि जैसे वो हम दोनों मिलकर और आपस में बात करके और आपस में कुछ एक बात समझ के ये कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका जो कर रहा था, और अमेरिका का हमने बहुत कुछ साथ दिया है, अमेरिका के हम साथ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने क्या कहीं थोड़ा सा भी एक क्षण के लिए भी ये सोचा कि हम जो करने जा रहे हैं उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत की आखिर इसमें क्या राय है? ये सब हमारे लिए, मैं मानता हूं, खेद का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हुआ है। अब इसको कैसे हम लोग फिर से ठीक कर सकते हैं, इस पर कैसे मरहम पट्टी कर सकते हैं, ये आगे समय बताएगा। हालांकि अफगानिस्तान में रह रहकर सबने अपना हित साधने की कोशिश की, चाहे रूस को हम पहले देख लें या बाद में अमेरिका को, कि 20 साल किस तरीके से और क्या करके किस हालात में वो लौटकर यहां से गया है अफगानिस्तान से। ऐसे में हम कितना निर्भर रहे उस अंतर्राष्ट्रीय लाइन पर, उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लाइन पर, कि वो कैसे रिश्ते, अब रूस अगर कोई चीज कर रहा है या चीन कोई चीज कर रहा है या पाकिस्तान जिस तरीके से, पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान में खुलकर कह रहे हैं कि तालिबान तो हमें दिलाकर रहेगा कश्मीर, तो अब ये सारी चीजें तो बहुत पेचीदा बना रही हैं इस परिस्थिति को। आपके हिसाब से क्या भारत को एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने की इस समय कोशिश करनी चाहिए जो कि तालिबान लेड अफगानिस्तान के अगेंस्ट होगी, या वेट एंड वॉच पॉलिसी हो हमारी? देखिए, दोनों बातें अपनी जगह जो है वो उचित है। वेट एंड वॉच तो हर एक कर रहा है और हर एक को करना चाहिए, और विशेष हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, हमारा सामरिक इन्वेस्टमेंट है, हमारा डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पुराने संबंध हैं अफगानिस्तान के लोगों से, और कहाँ गहराई तक उनकी, अफगानिस्तान के लोगों की जड़ें हमारे भारतवर्ष में हैं। इसलिए और देशों से हटकर भारत का एक विशेष एक अधिकार है अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान का भारत पर। लेकिन वो अफगानिस्तान जो तालिबान के हाथ में हो, उस अफगानिस्तान से हमारे संबंध कैसे होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, बहुत जल्दी कहना संभव नहीं है। रही बात कि हम एक मुश्त होकर सब पड़ोस के देशों को, जहां जहां हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, उनको एक सही दिशा देने का प्रयास करें, ये सही होगा। हमारी कम से कम चर्चा और बातचीत शुरू होनी चाहिए, और शायद हुई भी है। शायद एक दो बड़े नेताओं से, प्रधानमंत्री महोदय की शायद चर्चा हुई है, लेकिन क्या चर्चा हुई है अगर कभी हमको बताएं, भारत के उन लोगों को बताएं जिनका बहुत बड़ा योगदान अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ाने में रहा है, उनसे कम से कम चर्चा कर ले, तो हम बड़ी बेहतर स्थिति में होंगे बताने के लिए कि क्या होना चाहिए। मुझे ये भी नहीं मालूम कि हमारे इतने अच्छे संबंध राष्ट्रपति कारजाई साहब से थे, वो अभी भी काबुल में हैं, अब्दुल्ला साहब के घर में है, शायद उनसे हमारी बात हुई है कि नहीं हुई है, और क्या उनका वहां रहना एक उम्मीद का एक दीपक है, एक दीप है उम्मीद का। इन सब को समझने के लिए कहीं ना कहीं उनके साथ एक संपर्क बनाना आवश्यक है। क्योंकि हामिद करजई से बातचीत तालिबान की भी लगातार चल रही है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि मुमकिन है कि हामिद करजई वो चेहरा हो जो सामने रहे, लेकिन हुकूमत तालिबान की रहे। ऐसे में बहुत मुश्किल स्थिति नहीं हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए? देखिए, ये कहना अभी ऐसा है कि अगर किसी ने काबुल को नहीं छोड़ा और अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा और वो वहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको तो कहीं ना कहीं एक वर्किंग रिलेशनशिप, जो लोग भी वहाँ इस समय काबिज हैं, उनसे बात करनी होगी। उनकी स्थिति और हमारी स्थिति में बहुत अंतर है। हम अपने घर में हैं, हम अपने घर में सुरक्षित हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर में वहाँ से कोई गलत लोग ना आए, लेकिन जो वहाँ रहते हैं वो अपना कैसे इससे रास्ता निकालेंगे, कैसे वो अपनी समस्या का निदान करेंगे, वो तो उनको वहीं पर तय करना है। लेकिन हमें अपने पुराने मित्रों को छोड़ नहीं देना चाहिए। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो वहीं रह रहे हैं तो वो तालिबान से मिल गए हैं। अगर हम उनको छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे?
तो हमें अपने संबंध बनाए रहने चाहिए। उसमें कितनी समझदारी के साथ और कितनी दुविधा में वो हम संबंध बना पाएंगे, इसको आगे समय बताएगा। तो इसके साथ ही क्या ये दुविधा पंजशीर के इलाके को लेकर भी आएगी? वहां पर जो रेजिस्टेंस चल रहा है, जो सिर्फ 2/3 ले पाया है अफगानिस्तान, बाकी के हिस्से में उसकी कोशिशें ही जारी हैं, क्या वो जो टुकड़ी वहां पर लड़ रही है, क्या उसके साथ भी ये दुविधा हमारी रहेगी? देखिए, उनके साथ हमारे पुराने अच्छे संबंध रहे। तालिबान के साथ तो हमारे कभी संबंध थे ही नहीं, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। पंजशीर में अहमद शाह मसूद के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, और इसलिए इस समय अगर एक उम्मीद वहाँ अफगानिस्तान में दिखती है तो निश्चित ही हमको वहाँ से एक उम्मीद दिखती है। लेकिन वो हमसे इतने दूर हैं, उनके लिए हम कहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसा पब्लिक ओपिनियन विश्व भर में बना सकते हैं उनके लिए, और उनके लिए विश्व भर में ओपिनियन बनाने में हम अफगानिस्तान को सिविल वॉर में ना ढकेल दें, इन सब के लिए हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ये बात मैं समझता हूँ सरकार कहीं ना कहीं से प्रयास अपना पूरा करेगी कि जो हम कह रहे हैं या जो हम संकेत दे रहे हैं उस पर सही दिशा में आगे बढ़ें। आपने सही कहा कि बातचीत मतलब किसी भी रूप में रहे, तो हम जिस तरह से सूत्रों से भी खबरें आती रहती हैं उसमें यह समझ में आता है कि बैक चैनल्स कुछ चल रहे हैं, कुछ इस तरह की औपचारिक बातचीत सामने नहीं कि 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातचीत जारी रहेगी। तभी अगर भारतीयों को वहां से इवैक्यूएट करना है तो वो प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर हम ये समझें कि चीन इस कई शर्तों के साथ तालिबान के सामने है कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे लिए, हमारे खिलाफ, चाहे उइगर मुसलमानों का मुद्दा हो गया, उस तरह की चीजों के लिए, क्या हम भी अपनी कुछ शर्त रख सकते हैं? अगर तालिबान की वाकई वहां पर हुकूमत आती है, उसका शासन आता है, तो क्या हम भी कुछ शर्तों के साथ उसके साथ रिश्तों पर आगे बात कर सकते हैं? देखिए, आदमी को शर्त तो, हर देश को अपने हित के लिए शर्तें तो लगानी पड़ती हैं, लेकिन शर्त एक देश तब लगा पाता है जब उसके पास नेगोशिएटिंग के लिए कुछ वेटेज होता है। वो आज हमारे पास है कि नहीं? कल के अफगानिस्तान में था, हमने जाकर सलमा डैम बनाया, हमने जाकर पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, उनके स्कूल बनाए, उनकी सड़कें बनाई, उनकी पावर लाइंस दिए, और उनके कितने लोगों को हमने यहाँ बुलाकर उनको स्कॉलरशिप देकर यहाँ उनको पढ़ाया। बहुत सारे वो नौजवान आज भी हमारे देश में हैं। तो हमारे पास कुछ वेटेज था, हम अफगानिस्तान के लिए कुछ कर रहे थे। आज की जो सरकार वहां बनने जा रही है उसके प्रति हमारा क्या वेटेज है, इस पर तो हमको यहाँ अंदरूनी चर्चा करनी पड़ेगी। उस वेटेज को रखते हुए ही कुछ निकलेगा, या फिर दुनिया में हम जितना पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं उसको देखकर कुछ हमारे लिए निकल सकता है। तो आज कह देना कि आप कंडीशन लगा दीजिए, वो कहेंगे हम आपकी कंडीशन नहीं मानते, तो कोई बात बनेगी नहीं। ये खेल इस वक्त बड़ा सेंसिटिव खेल है, बहुत संवेदनशील खेल है, और इसको बहुत आसानी से अपने हित में मोड़ना, मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी समस्या है। देखते हैं, इस पर हम लोग मेहनत करें, लेकिन एक राय होकर, अगर भारत एक राय होकर अपनी बात अफगानिस्तान के सामने रखेगा, अफगानिस्तान में अपनी पुराने हितैषियों और दोस्तों के सामने रखेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक मानवीय त्रासदी है वहां पर जो पूरी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान में तालिबान ने कह दिया है कि जो अफगान के नागरिक हैं वो वहां से न निकलें, आप अपने अपने देशों के लोगों को ले जाएं। लेकिन दुविधा वहां पर भी आती है, अगर अफगानिस्तान के रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि वो वहां से इवैक्यूएट किए जाएं, भारत को इसमें क्या स्टैंड रखना चाहिए? क्या हमें सिर्फ अपने नागरिक निकालने हैं, या फिर देखिए आप कितने लोग वहां से ले सकते हैं? एक सच्चाई है, संवेदनशीलता की बात अलग होती है, उदारता की बात अलग होती है, लेकिन कोई भी देश हो, बहुत बड़े बहुत शक्तिशाली देश, कितने लोगों को अफगानिस्तान से ले पाएंगे? और उन लोगों को अफगानिस्तान से लेने के बाद क्या उनका भविष्य क्या बन पाएगा? हमारी यहाँ जो चर्चा हमारे देश में पिछले 2-3 वर्षों में हुई है, वो चर्चा ये हुई है कि कब किस को शरणार्थी मानकर और कब किसको यहाँ पर पनाह देनी चाहिए, और उस पर हम खुद बढ़ गए, हमारा अपना देश उसको लेकर बढ़ गया। आज ये स्पष्ट हुआ है
कि जब ऑपरेशन होता है या जब किसी पर दबाव पड़ता है या किसी के साथ अत्याचार होता है तो उसका धर्म देखकर नहीं होता है। आज अफगानिस्तान से जो बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं उनका धर्म नहीं देखा जा रहा है, धर्म नहीं देखा जा रहा है। तब भी उनको ये डर है, इस बात का डर है कि हमने एक डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को सपोर्ट किया, हमने एक सिविल सोसाइटी को सपोर्ट किया, इसलिए आज हम पर अत्याचार हो सकते हैं। नहीं होने चाहिए लेकिन हो सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पर हम लोग सब पूरे विश्व में बैठकर इस पर कुछ चर्चा करें। लोगों को बाहर ले आना हमेशा कोई समाधान नहीं होता। कुछ ना कुछ इतना प्रेशर बना के दुनिया में रखना है कि वहीं पर लोग सुरक्षित रहें और जहां जहां जो सहयोग और सहायता पहुंच सकती हो वो पहुंचाई जाए। जहां बिल्कुल समस्या बहुत गंभीर हो और बिना उनको बाहर निकाले और उनको यहाँ अपने अपने देशों में जगह दिए, बिना ऐसा किए हम उनको सुरक्षा नहीं दे पा सकते हैं या उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। वहां पर हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा सा कष्ट देकर भी हमें उनके लिए कोई ना कोई जगह निकालनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हमसे बातचीत कर रहे थे। अफगानिस्तान को लेकर वहां की जो परिस्थितियां हैं उसे लेकर ऑल पार्टी मीटिंग भी होनी है और उसमें क्या निकल कर आता है, क्योंकि भारत सरकार का औपचारिक स्टैंड क्या होने वाला है उस पूरे मामले में, उस पर भी नजर सबकी है। लेकिन हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं भारत की अपनी सुरक्षा की। जम्मू कश्मीर में क्या तालिबान अगर वहां पर बढ़ता है, पाकिस्तान के साथ वो कहीं हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर सकता है? हमें किस तरह से सावधान रहना है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जनरल गुरमीत सिंह, एक तरफ कश्मीर में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सबसे पुराना आतंकी वहां पर जो ऑपरेट कर रहा था, जिसे अभी तक कोई काबू में नहीं कर पा रहा था, उसे विक्टर फोर्स के अथक प्रयासों के बाद उसे मार गिराया जाता है कश्मीर में। जो लोकल कश्मीरी यूथ है उसके लिए सरेंडर का रास्ता खुला रखा जाता है। दोनों हाथों से कहा जा रहा है कि आप गले मिलिए, आप रहिए, आप सही रास्ते पर चलिए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर अफगानिस्तान आतंक के हिसाब से, तालिबान के हिसाब से अगर कश्मीर में उपद्रव मचाने की सोचता है, यह कितना बड़ा चैलेंज है जिसके लिए हमें तैयार रहना है? श्वेता जी, सबसे पहली बात तो ये है जो अभी अफगानिस्तान में हुआ है तालिबान ऑफेंसिव, ये जो चुनौती है टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और जो वेपन्स आए हैं और जो टेररिस्ट ने हिस्सा लिया है, ये पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है। मुख्यतः ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और भारत के लिए तो अवश्य ही एक चैलेंज है। आपने देखा कि किस प्रकार पाकिस्तान के जो एक नेता है उन्होंने कहा कि तालिबान आएगा, वो हमको मदद करेगा कश्मीर को कब्जा करने के लिए। तो ये जो गलत फहमियां हैं, ये जो इल्यूजन है और मैं कहूंगा जो एम्बोडरमेंट हुआ है, उनकी जो सोच जो गलत रास्ते में थी उस प्रकार जो चली है। और आपने देखा कि किस प्रकार ये जो तालिबान का ऑफेंसिव था, इसके अंदर में पाकिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LET और JEM ने हिस्सा लिया, TTP ने भी हिस्सा लिया और 13 ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने हिस्सा लिया। और इसके बाद में जब ये पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान में तो करेंगे, वहां तो आग लगाएंगे ही, लेकिन जो जिस प्रकार से भारत में आके ये टेररिज्म का और रेडिकलाइजेशन का जो उनका मुद्दा रहा है उसको लाएंगे, तो उसके लिए भारत के लिए चुनौती है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको कि देखिए, जो भारत का टेररिज्म को लेकर जो सोच विचार रहा है बिल्कुल क्लियर है, 0 टॉलरेंस है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भारत का जो काम करने का तरीका है टेररिज्म के खिलाफ में, वो प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव तरीके से है। देखिए, अभी वो पुराना समय क्या रिएक्टिव वाला, अभी है स्ट्राइक, जिस प्रकार से बालाकोट स्ट्राइक किया था और जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो यही एक जो पूरा भारत ने, मैं कहूंगा कि जिस प्रकार पूरे विश्व को बताया कि पाकिस्तान से जो उत्पन्न होता है टेररिज्म, उसका क्या किस तरीके से करना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो कश्मीर के अवाम है उन्होंने देखा कि 1989 से क्या तकलीफ थी, क्या उन्होंने सहा है, और अभी जो जिस प्रकार से बढ़ रहा है स्थिति कश्मीर के अंदर में, वहां समझ आ गया है उनको सबको, और जो सोच विचार है उसमें बहुत बदलाव हुआ है। तो ये चुनौती अवश्य है। इसलिए भारत के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा इंटेलिजेंस, हमारा मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस एकदम तगड़ा होना चाहिए ताकि हम एकदम अलर्ट रहें। इसके अलावा मैं कहूंगा सबसे बड़ी प्राथमिकता
इस समय इस क्षण में ये है कि इवैक्यूएशन को पूरा करना। और दूसरा एक मैं कहूंगा कि अमेरिका से सबसे बड़ी जो गलती ये हुई है कि वो 20 साल अफगानिस्तान में रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि जो सेंटर ऑफ टेररिज्म है, जो टेररिज्म का गढ़ है, जो असली ब्लेम का हकदार है, वो पाकिस्तान था। मैं तो कहता हूं अगर उनको जो अमेरिका को सबसे बड़ी सक्सेस मिली थी वो अबोटाबाद यानी कि पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने की थी, अगर वो ऐसे वाले ही टारगेट के ऊपर में जाते जो टेररिज्म के गढ़ थे तो आज दुनिया को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और एक बात पक्की है, ये जो पाकिस्तान ने टेररिज्म का जो एक्सिस को बढ़ाया है चाइना को लेकर, ये पाकिस्तान और चाइना का जो नापाक गठबंधन है, इन दोनों ने ही हिस्सा लिया है तालिबान ऑफेंसिव में। और 2020 ने तो हमको बताया है ये एलएसी और एलओसी ये चैलेंज भारत ने बिल्कुल फ्रंट लाइन पर खेला है और उनको जवाब भी दिया है। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो भारत से सीखने वाली बात है पूरी दुनिया के लिए और भारत को लागू करने वाली बात है कि ये चाइना और पाकिस्तान का जो नापाक गठबंधन है और दोनों का जो टेररिज्म के अंदर में इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और हमारे को इसका जो कॉन्टेस्ट है, इसकी जो लड़ाई है खुद ही लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि ये समूचे भारत को, हर एक भारतीय को ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो टेररिज्म है, रेडिकलाइजेशन है और जो पाकिस्तान जिस प्रकार से गढ़ बना हुआ है टेररिज्म का, जो उसने इंटरफेरेंस किया अफगानिस्तान के अंदर में, ये चुनौती है हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए। और बड़ी बात ये है, ये जो वेपन्स, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन जो वापस अफगानिस्तान से आएगा, सबसे पहले जो डसेगा वो पाकिस्तान को ही डसेगा। जो इसकी आग है उसी को करेगी। आपने देखा कि 14 जुलाई और 20 अगस्त को जो चाइना के इंजीनियर्स को मार गिराया, ये वाले इस प्रकार के जो वारदात है ये बढ़ने वाले हैं। जो चाइनीज वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके इंजीनियर हैं, उनके सिविलियन हैं, उनकी सिक्योरिटी अभी कोई इंश्योर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो अराजकता, जो टेररिज्म पाकिस्तान को खुद जो लपेटने वाली है, जिस प्रकार से देखिए पाकिस्तान खुद की उसकी गवर्नेंस, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, खुद का जो कंट्रोल है सिचुएशन के ऊपर में बिल्कुल जीरो है। और लगता है कि जब जो हालत है उसके अंदर में उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उसका जो खुद का टुकड़े होने का जो समय है वो आ गया है। और जो आपने बात की पीओके की कि जो एलईटी और जेईएम और जो प्रिजन से छोड़े गए अफगानिस्तान से जो आए हैं, एक बात पक्की है, ये पाकिस्तान को भी मालूम है, 5 अगस्त 2019 तो उन्होंने क्लियरली देखा था, लेकिन 6 अगस्त 2019 को जो कहा था कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को इंटीग्रेट किया जाएगा, वो सिर्फ एक डिसीजन और टाइम की बात है। अभी भारत के पास में वो काबिलियत है और एनवायरमेंट भी इस प्रकार है कि ये जो भारत की चुनौती है, ये एक ना एक दिन इसको पूरी करनी पड़ेगी। और जो भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, जो स्किल है, जो मैं कहूंगा, और अगर गवर्नमेंट जो नेशनल विल, जो पॉलिटिकल विल और जिस प्रकार का एक हार्ड डिसीजन टेररिस्ट के अगेंस्ट में लेना पड़ेगा, वो भारत अभी उस ट्रेंड में है। जी जी, जनरल कुलकर्णी, क्या तालिबान पाकिस्तान के लिए उसका नया न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया है? जैसे हर बात पे वो कहा करता था कि अगर भारत ऐसा करेगा तो हमारे पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्या वो तालिबान के भरोसे अब बहुत कुछ करने का प्रयास करेगा, हर बात पे उसी की धौंस देगा? श्वेता जी, मैं कहूंगा कि जो तालिबान है वो जरूर पठान है, पर सारे पठान जो है वो तालिबान नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने शुरू में कहा, तालिबान एक पर्यायवाची है पाकिस्तान का, तो तालिबान जो भी करेगा वो पाकिस्तान के इशारों पर करेगा और पाकिस्तान उसको करने के लिए ढकेलेगा। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी आप देखिएगा, बरादर को 8 साल के लिए पाकिस्तान ने जेल में रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि कश्मीर के मामले के ऊपर आपकी क्या राय है। उसने क्या जवाब दिया कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का मसला है, मैं उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं दूंगा। इस स्टेटमेंट के ऊपर बरादर को 8 साल के लिए पाकिस्तान ने जेल के अंदर रखा और वो तब रिहा किया गया जब उसको यूएसए ने बोला कि आप इनके नेगोशिएशन के लिए दुआ में नहीं।
ऐसी हालत है। तो अफगानी जो है हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं अफगानियों के साथ, हमारा गुडविल बहुत जबरदस्त है। चाहे पठान, मैंने जैसे कहा तालिबान जो है सारे पठान होंगे, तो पठानों की एक पश्तून वाली कोड है, एक सोच है, उस सोच से चलते हैं। वो पहले बिरादरी है, उसके बाद वतन है, उसके बाद इस्लाम है। इस्लाम तो पहला मुसलमान नहीं है, पहले वो पठान है और फिर वो मुसलमान है। पाकिस्तान उनको पहले मुसलमान करके उनको एक रेडिकलाइज करने की जो कोशिश कर रहा है बार बार कि ये करे क्या कि किसी तरीके से पाकिस्तान की जो सोच है उसके अंदर ढकेली जाए, वो हो नहीं सकता। मुझे लगता है अगर तालिबान 1996 2001 का जो तालिबान है और अब तालिबान को अगर सरकार चलानी है तो उसको पैसा कहां से आएगा? पैसा आता है वेस्ट से। चीन कितना देगा? चीन तो एक दुकानदार है, जितना इन्वेस्ट करेगा उससे ज्यादा लेने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान तो बिल्कुल कि उसका तो दिवाला निकल चुका है। पाकिस्तान क्या देगा अफगानिस्तान को? कुछ नहीं देगा। तो अगर अफगानिस्तान को आज सरकार, अफगानिस्तान में तालिबान को सरकार चलानी है तो उसको पाकिस्तान से हट करके थोड़ा सा अपनी जो पश्तून वाली जो सोच है वो लानी पड़ेगी। लेकिन उस पश्तून वाली सोच में जब तक वो औरतों के साथ तमीज से पेश नहीं आएगा तो तब तक उसको वेस्ट एड नहीं देगा। ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, उसको वेस्ट से एड नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में तालिबान की भी स्थिति एक थोड़ी सी डामाडोल है, नाजुक है। और वैसे ही अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि उसने तालिबान खड़ा किया और हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालेगा, चीन सोचता है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा दबाव डालने के लिए, वो भूल जाए ये जो सांप है जिन्होंने इन्हें पाले हैं उनको भी डसेंगे, इस पर कोई शक नहीं है। ऐसे वक्त डसेंगे जब पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। तो ये किसी के नहीं है, पठान है ये किसी के नहीं है, ये अपने लिए है। अब चाहे तो अपने आप को भी मारेंगे। आप मान सकते हैं कि क्या ताजिक मुसलमान नहीं है, क्या उज़्बेक मुसलमान नहीं है, क्या वहां पे हजारा मुसलमान नहीं है, क्या इस्माइली मुसलमान नहीं है? सब मुसलमान है वहां पे। लेकिन ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान है, और ये तालिबान जो पाकिस्तान का है वो इन एथनिक राइट्स में एक दूसरे को मरवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की जो स्थिति है, हिंदुस्तान की जो सोच है, हिंदुस्तान की जो एक तरीके से गुडविल उसने पैदा किया अफगानिस्तान के अंदर, और आज ही नहीं बरसों से, काबुली वाला डे से भी आप देखेंगे, उसे पहले भी देखेंगे जो है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि तालिबान को वो इस्तेमाल करेगा हिंदुस्तान के बरखिलाफ, तो भूल जाए। हम लोग सतर्क हैं, हमें मालूम है, और हमें भी मालूम है पठानों के साथ किस तरीके से ले रहा है। खान अब्दुल गफार खान के वक्त से हम लोग जानते हैं पठानों के साथ हमने क्या करना है। तो ये भूल जाए पाकिस्तान कि वो इस्तेमाल कर सकता है, उसकी सोच है वो इस्तेमाल करेगा। तो हमें सतर्क रहना है, और हमें भी मालूम है हमने किस प्रकार से बात करनी है। और कल जब जयशंकर जी पार्लियामेंट्री फ्लोर के जो लीडर्स हैं उनको ब्रीफिंग देंगे, उससे साफ तय हो जाएगा कि हमारे रुख किस तरीके से है। जी, क्योंकि अगर हम जिन रिश्तों की बात आपने की है, दरअसल वो तो प्राचीन काल से आते हैं। चाहे हम रामायण काल की बात कर लें, महाभारत काल की बात कर लें, गांधार जिसे बाद में कंधार कहा गया, या कैकई प्रदेश जहां से कैकई आती थी, तो वो तो रिश्ता बहुत पुराना हो जाता है। लेकिन सुशांत सरीन जी, यशवंत सिन्हा ने भी अपने पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि क्या आज के अफगानिस्तान को हम एक पूर्वाग्रह के साथ देख रहे हैं कि नहीं, ये तो पाकिस्तान से ही ज्यादा क्लोज रहेगा? क्या जो अफगानियों के दिल में हिंदुस्तान के प्रति जो एक ज्यादा मोहब्बत और समर्पण रहता है वो चीज हावी रहेगी, या तालिबान की आतंकी प्रवृत्ति हावी रहेगी? क्या कैसे समझे, कैसे अप्रोच किया जाए इस नई, अगर उनकी हुकूमत आती है पूरी तरीके से? अभी तो कुछ इलाके हैं जो उनके कब्जे में नहीं है। श्वेता, देखिए, पहले तो हुकूमत तो आ रही है, लेकिन वो हुकूमत कैसी रहेगी और कब तक चलेगी, मेरे ख्याल ये हम लोग ये ना सोचें। हम लोग ना अपने आप को, हमारे यहाँ पर ना बहुत लोगों में ये एक आदत है, हताश बड़ी जल्दी हो जाते हैं। यार 20 साल हम लोग वहां पर, हमारे पास हमारा जो वर्चस्व था अफगानिस्तान में 20 साल, तब पाकिस्तान तो बाहर था ना, हमने तो 20 साल वहां पर काफी हमारा इन्फ्लुएंस था। अब एक हफ्ता हुआ है मात्र, और लोग ऐसे मातम मनाना शुरू कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अभी आप देखिए, तेल की धार देखिए, ये सरकार रहती है तो कैसे चलती है तो इसको किसका समर्थन मिलता है तो इनकी क्या हरकत रहती हैं, इनका पाकिस्तान के साथ क्या रवैया रहता है, क्या ये पाकिस्तान के पिट्ठू बन के रहेंगे, या ये इनका राष्ट्रवाद जो है वो उभरेगा, या इनका इस्लाम पसंद वाला जो नजरिया है वो ज्यादा उभर करके आएगा। अभी ये सब हम अटकलें लगा रहे हैं। अब वो पुराने विदेश मंत्री हैं, अब इन लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी लोगों की ये होती है कि अपने जमाने की बातें करते हैं। वो जमाना लद गया है भाई, जमाना बदल गया है।
भाई मैं तो इसको देखता हूं, मुझे कोई रोमांस नहीं है किसी के साथ, मुझे अफगानी बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं जब दो देशों के बीच के रिश्ते होते हैं तो आपको उसमें ना तो रोमांस लेके आना चाहिए, ना आपको पुरानी वो सभ्यता, हमारी जी बड़ी पुरानी सभ्यता थी, हमारा ये वाला लिंक है, ये है, वो सब बकवास बातें हैं। आप आज के जो दिन है आप ये देखते हैं कि आपको वहां से आपका इंटरेस्ट क्या है और वहां से आपको डेंजर क्या है। आपको ये चीजें पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। देखिए अफगानिस्तान में कोई सोने की खजान नहीं है, आज तक तो नहीं निकली, ना कोई बहुत बड़ा वो तेल का वो वहां पर भंडार है, या वो अब दुनिया की सबसे जिसे बोलते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज से सबसे अमीर तरीन जगह है, ये सब कागजी कार्रवाई है, अभी तक तो कुछ प्रमाणित नहीं हुआ। तो अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो आपका कोई आर्थिक इंटरेस्ट नहीं है, आपका एक सामरिक इंटरेस्ट इस लिहाज से है कि अफगानिस्तान में अगर अस्थिरता होती है तो वो फिर सारे खित्ते को इफेक्ट करती है, आपको भी इफेक्ट करती है। उसका नया स्वरूप जो है वो आतंकवाद है, आज से पहले का जो स्वरूप था वो आपके ऊपर आक्रमण का था। ये हकीकत है। बाकी आप जितनी मर्जी फलसफे गिनवाना चाहे आप गिनवा लें, मैं आपको 50 और फलसफे दे दूंगा। हकीकत ये है कि या तो वो अस्थिरता है आज की डेट में, और आज से पहले इतिहास में आक्रमण होते थे वहां से आपके ऊपर, तो ये आपका इंटरेस्ट है वहां पर। आपको ये चीज देखना है कि आप इसको अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं। 20 साल तक हमने कोशिश की कि अफगानिस्तान के अंदर स्थिरता पैदा हो, वहां पर आप डेवलपमेंट का काम करें। हमने कोई पैसा वहां पर निवेश नहीं किया, हमने वहां डेवलपमेंट का काम किया, अफगानों की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश की। हमारा वो रवैया रहा। क्या वो रवैया ठीक था, या उसके बनस्बत हमारे को कुछ जिसे बोलते हैं हार्ड पावर अंग्रेजी में, हमको वो भी वहां पर करनी चाहिए थी, हमने वो नहीं की। शायद इसलिए हमारी गुडविल भी है, क्योंकि हमने वहां पर खून खराबा नहीं किया जो पाकिस्तानियों ने किया। हमने वहां पर लाइब्रेरी बनाई, पाकिस्तानी बड़े हंसते हैं, एक तो अनपढ़ गवार है पाकिस्तानी, इसलिए हंसते हैं कि आपने लाइब्रेरी क्यों बनाई। अरे भैया लाइब्रेरी बना के लोग सभ्य होते हैं, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, तरक्की करते हैं, आपके जैसे जाहिल नहीं बने रहते। इसलिए हमने लाइब्रेरी बनाई, इसलिए हमने स्कूल बनाए, इसलिए हमने वहां पर अस्पताल बनाए, इसलिए हमने वहां पर डैम बनाए, सड़कें बनाई, तमाम इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कारोबार वहां पर शुरू करवाया। तमाम चीजें हमने इसलिए की ताकि लोग वहां पर उनकी जिंदगी बेहतर हो। हमने उसमें निवेश किया, हमने कोई पैसा बनाने के लिए निवेश नहीं किया। अब वो बात नहीं चली आगे, डजंट मैटर कब तक नहीं चलेगी। क्या जो वहां पर नई सरकार आई है वो सब कुछ भूल जाएगी? भूल जाती है तो भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे को यह देखना है कि हमारा वहां पर इंटरेस्ट क्या है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है या जो हमारी आशंका है वो ये है कि अगर वहां पर जो अब स्थिरता फैल रही है उससे हमारे ऊपर, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर या हमारी सुरक्षा के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।